गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, पिछले लगभग 2 महीनों से ओजोन के साथ मिलकर हम ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंदर हमने बात करी है आज तक कि क्रॉनिक पेन होता क्या है, उसको मैनेज क्यों करना चाहिए, पेन क्लिनिक, पेन सेंटर, पेन फिजिशियन, पेन मेडिसिन, ये एक इंटीग्रल पार्ट है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के। जो लंबे समय का दर्द होता है, हमने इसके अंदर बात करी लंबे समय के कमर दर्द की, हमने बात करी लंबे समय के घुटनों के दर्द की, और आज हम करेंगे लंबे के गर्दन और कंधे के दर्द की। मैं आई ब्रिंग विद माई सेल्फ ग्रीटिंग्स फ्रॉम आस पेन मैनेजमेंट सेंटर, एपीएमसी, रोहतक, हरियाणा। और हम सबका एक ही संकल्प है कि ये विश्व पेन फ्री हो। लेट्स मेक द वर्ल्ड पेन फ्री, और किसी को भी दर्द ना हो किसी भी प्रकार का, और सब स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन यापन करें। डॉक्टर दीपक, अब इफ माय इंटरनेट बिकम्स अनस्टेबल जस्ट प्लीज गिव मी अ कॉल। गर्दन का ओके, दर्द श्योर सर। आज आजकल बहुत कॉमन है, और उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन, लैपटॉप। सारा टाइम आजकल की ये जनरेशन जो है, गर्दन जो रहती है, चाहे वो लैपटॉप के ऊपर हो और चाहे वो मोबाइल फोन के ऊपर हो, क्योंकि मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर की तरह है। जो तकलीफ हम 40 साल की उम्र के बाद देखते थे, आज हम वो 15-15, 16-16 साल के बच्चों में भी देख रहे हैं। और गर्दन के दर्द के अंदर अगर मैं आपको एक मॉडल के थ्रू दिखाना चाहूँ, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, और इसके अंदर नीले रंग की ये डिस्क पड़ी होती हैं। जब ये थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं, तो ये पीले रंग की नसों के ऊपर दबाव डालती हैं, जिसके कारण आपकी गर्दन के अंदर दर्द हो सकता है और दोनों बाजू में जा सकता है। ये इसको आम भाषा में हम सर्वाइकल की दिक्कत से भी इसको लेबल किया जाता है। कंधे का दर्द कई कारणों से हो सकता है। ये एक कंधे का मॉडल है। ये हमारी बाजू की हड्डी होती है, और ये हमारे कंधे की हड्डी होती है, अगर मैं इस ढंग से आपको दिखाऊं, और इसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं। तो कंधे का दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। कंधे के जोड़ में सूजन हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ये भी, इसकी भी जो है इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। गर्दन के दर्द के मुख्य कारण हैं कि उम्र के साथ साथ जो डिस्क डिजनरेट होती है, जो सर्वाइकल डिस्क है उसके अंदर बदलाव आता है। कोई झटका लग जाए तो स्प्रेन हो जाता है। डिस्क अगर पीछे खिसक जाए, अगर बहुत ज्यादा जोर की लगे झटका, तो डिस्क भी पीछे जा सकती है, उसे डिस्क हर्निएशन कहते हैं। और कई बारी उम्र के साथ साथ नस निकलने का रास्ता, ये जो नस निकलने का रास्ता है, ये भीड़ा हो जाता है, जिसके कारण सुनपने की तकलीफ ज्यादा आती है, जिसे हम कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। कंधे के दर्द के अंदर उम्र के साथ साथ जो आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं जो के अंदर, फिर कई बार हमारा कंधा जाम हो जाता है, खासकर शुगर के मरीजों जो के अंदर। और कई बारी जो खिलाड़ी, उसके अंदर जो आसपास मसल से, जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं, इंजरी हो जाती है। और कई बारी के अंदर दर्द गर्दन से भी आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो एक आम आम भाषा है, वो जॉइंट्स और डिस्क को इफेक्ट है, और डिस्क जब थोड़ी सी पीछे चली जाती है, चाहे वो उम्र के साथ, चाहे वो डीजनरेट होती है, उसके कारण ये गर्दन के अंदर और बाजू में दर्द आता है। कंधे के अंदर अगर हमें ऐसा होगा, स्ट्रेस होएगी, दर्द होगा, और कंधे की मूवमेंट वो हमारी कम हो जाती है।
पर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? गर्दन का दर्द जो है वो, एक कारण तो मैंने आपको बताया, सारा टाइम गर्दन झुका के काम। भी थोड़ा फ्रीज हुआ है सर आप स्क्रीन। ठीक है? हाँ अभी ठीक आप है, अभी ठीक है। ओके। सो गर्दन झुका के जो काम करने वाली चीजें हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बहुत ज्यादा किचन के अंदर लेडीज जो काम करती हैं। दूसरा, हमारे देहात के अंदर शरीर, गर्दन के ऊपर वजन उठाने का बड़ी वो है, चाहे तसला है, चाहे कट्टा है, चाहे बोरी है, सिर मटका है, सिर के ऊपर भारी भारी वजन उठाना, लेडीज के अंदर और जेंट्स के अंदर बोरियां उठाना, उससे भी ये हो सकता है। दूसरा कारण तो ये हुआ, तीसरा, मोटरसाइकिल स्कूटर के ऊपर जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर एकदम से झटका लगा, चाहे वो फोर व्हीलर के ऊपर जा रहे हैं और एकदम से जंप लगा, उससे गर्दन के अंदर झटका आ सकता है। हम कार में देख रहे हैं, चला रहे हैं, पर हम साम रियर व्यू में ना देख के गर्दन मोड़ के बैक कर रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत ये हमारी बढ़ सकती है। कंधे के दर्द के अंदर ये है कि या तो कंधा दबा रह गया काफी टाइम के अंदर, या उसके ऊपर कोई चोट लगी, या उम्र के साथ जो सूजन आई, ये सब कारण हैं जो कंधे के और जो दर्द को बढ़ा सकते हैं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो ये हमारा गलत पोस्चर, हर वक्त जो है गर्दन झुका के काम करने वाला, ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। चाहे वो ऑक्यूपेशनल हो, ऑफिस के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर, पढ़ते वक्त, ठीक है ना। एक गलत ढंग से बैठना, जैसे ये जो बैठने का कोई तरीका नहीं है, उल्टा बैठ के देखना, उल्टा बैठ लेट के टीवी देखना, ये सब चीजें जो हैं ये आपको कंट्रीब्यूट करते हैं गर्दन के और कंधों के दर्द के अंदर। डेफिनेटली उम्र के साथ साथ बदलाव तो आते ही हैं, और कोई अगर पहले चोट लगी हो और उसके ऊपर आप अगर लापरवाही करेंगे तो वो दर्द हमारा बढ़ सकता है। ये एक टर्म है टेक्स्ट नेक, जो हम अभी बात कर रहे थे, कि चाहे वो किताब पढ़ते वक्त हो, मोबाइल पढ़ते वक्त हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज थोड़ी को 4-5 इंच, 4-5 डिग्री ऊपर रखिए। जैसे थोड़े से घमंडी लोग होते हैं, गर्दन ऊपर करके चलते हैं, और मोबाइल को ऐसे देखिए। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो कुर्सी को नीचे कर लीजिए, ताकि आपकी गर्दन झुके कम। अगर हाथ से सिलाई कर रही है कपड़ों की, तो वो भी अपनी कुर्सी नीचे कर लें, ताकि उनका गर्दन जो है लेवल के ऊपर आए, या थोड़ी ऊपर हो, गर्दन झुकाने का काम काम हो। मोटापा भी एक कारण बीमारियों का। और अगर कोई आपके जिस काम के लिए आप बने ही नहीं है, तो हटे हुए न उनकी ब्लड सप्लाई को कम करती है। तो अब इसके अंदर हमें अगर ये पता है कि ये चीजें करने से ये नुकसान होता है, तो तनाव हो, गर्दन न्यूट्रल में रहे या 3 से 4 डिग्री ऊपर रहे, लगातार बहुत लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक गर्दन झुका के काम करना, पोस्टर को चेंज करिए। 15-20 मिनट किसी चीज में बैठे बैठे हो जाए तो उसको 5 मिनट के लिए चेंज कर लीजिए। और अच्छे ढंग से चेयर के ऊपर पूरी कमर टिका के, गर्दन सीधी रख के, आप उसके हिसाब से अपना कार्य करिए, ताकि इस पोस्टर के अंदर आप देखिए, पाँव भी ठीक टिके हुए हैं, गर्दन भी सपोर्टेड है, बाजू भी ठीक है और नजर भी ठीक है। और इसमें देखिए पाँव फैले हुए हैं, गर्दन आगे झुकी हुई है, ठीक है ना, ये रीढ़ की हड्डी भी आगे, कमर भी झुकी हुई है, गर्दन भी झुकी हुई है। तो ऐसे में आपको कमर का, गर्दन का दर्द होना तो लाजमी है ही है। और एक जिम के अंदर भी बड़ा हमने देखा है कि बहुत सारे यंग पेशेंट जो आते हैं पेशेंट्स, जिम जाइए, अच्छी बात है, पर ट्रेनर की सलाह लीजिए।
सुपरवाइज करिए ट्रेनिंग अपनी कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से वेट्स उठाने चाहिए, किस ढंग से उठाने चाहिए, ताकि आपकी गर्दन में और कंधे पे दिक्कत ना हो। और डेफिनेटली ड्राइविंग हैबिट्स, अगर आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपकी गर्दन टिकी हुई है सीट के ऊपर, और सीट बेल्ट आपने पहनी हुई है, और स्पीड ब्रेकर और खड्डों के अंदर आपने स्पीड को बिल्कुल डेड स्लो कर लेना। अब इन सब के साथ जब पेशेंट आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो यू शुड कंसल्ट अ पेन फिजिशियन इन अ पेन सेंटर, और वो आपको हिस्ट्री भी लेगा आपकी, आपसे एग्जामिन भी करेगा। एग्जामिनेशन के अंदर आमतौर के ऊपर ये देखा गया है कि गर्दन की मसल, कंधों की मसल बहुत टाइट हो जाती हैं, और पेशेंट कहता है कि मुझे गर्दन में दर्द हो रही है जो बाजू में जा रही है, मुझे कभी कभी चक्कर भी आते हैं, और कभी कभी उल्टी आने का मन भी करता है। तो ये सारे फीचर्स आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ रेफर करते हैं। कंधे के दर्द के अंदर पेशेंट कहता है कि जब भी ये कंघी करता हूँ तो मुझे दर्द होती है, मैं कपड़े चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो दर्द होती है, ऐसे कमर में पीछे साबुन लगाना हो या हुक बंद करना हो तो दर्द होती है, और मेरी उस पर्टिकुलर शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, जकड़न हो जाती है और दर्द होती है। ये यूजली क्लिनिकल सिम्टम्स रहते हैं। और उसके बाद पहली जांच जो होती है वो होती है एक्सरे की। अगर आप तो समझाना चाहूँ तो ये गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, तो ये ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हड्डी की चोंच बढ़ जाती है जिससे नस के ऊपर दबाव आता है, और लंबे समय तक रहने, अगर आप ये देखें थोड़ी थोड़ी हड्डी बढ़ गई है यहाँ पे, और लंबे समय तक अगर बाजू में दर्द जा रहा है तो एमआरआई भी होती है, जिसके अंदर ये देख सकते हैं आप, आमतौर के ऊपर C5 C6 C6 7 के ऊपर डिस्क हर्निएट होती है, और वो जाके पीछे गर्दन की नस के ऊपर दबाव डालती है, जिसके कारण गर्दन में और कमर में दर्द आता है। अगर मैं कुछ कुछ आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और ये डिस्क थोड़ी सी ऐसे अगर आप देखिए, देख पाए तो कि वो साइड में चली गई है, जिसके कारण नस के ऊपर दबाव आता है। कंधों का एक्सरे भी होता है जिसके अंदर हमारे आर्थराइटिक चेंजेस, और अगर रोटेटर कफ इंजरी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड या उसके लिए भी एमआरआई होता है। और साथ साथ कुछ खून की जांचें भी होती हैं, जैसे शुगर, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर कंधों का जोड़ जाम होने का बहुत बहुत कॉमन रीजन रहता है। किसी भी कंधे के दर्द के अंदर शुगर की जांच अनिवार्य है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि शुगर अगर बढ़ी हुई है तो वो कंधों के अलावा, जोड़ों के अलावा, आंखों के ऊपर, दिल के ऊपर, किडनी के ऊपर, नर्व्स के ऊपर सबको डैमेज करती है। तो शुगर जरूर चेक करवानी चाहिए रेगुलरली। बहुत सारे पेशेंट्स हमें कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब शुगर नहीं है, और जब करवाते हैं तो मिलती है 300, 313, और जब उसका 3 महीने का टेस्ट करवाते हैं तो वो मिलता है 11 12। तो इंडिया सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब ऑफ डायबिटीज। तो शुगर की जांच नियम से करवानी चाहिए, क्योंकि अगर शुगर बढ़ेगी तो दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ेगा, नसों का दर्द बढ़ेगा, और जो दवा देंगे उसका असर भी नहीं आएगा, और कोई पेन क्लिनिक के लिए इंजेक्शन लगाने हैं तो वो भी नहीं लग सकते हैं। साथ साथ थायराइड की जांच भी की जाती है कंधों के दर्द के लिए खासकर, और कंप्लीट हीमोग्राम विद ईएसआर जो आमतौर के ऊपर बड़ा हुआ मिलता है। जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है अगर बाजुओं में दर्द जा रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, करंट चल रहा है, हाथ में सुनपन आ रहा है, तो उसके लिए गाबापेंटिन और प्रीगाबलिन, ये दो दवाइयां जो कॉमनली एडवाइस की जाती हैं। थोड़े समय के लिए एनाल्जेसिक्स और मसल रिलैक्सेंट्स, चाहे वो निटॉक्सिया हो, इटारिकॉक्सिब हो, और चाहे वो थायोकोल्चिसाइड हो, उसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। साथ ही साथ लोकल जेल, 2% 4% स्प्रे, ये सब भी लगाए जाते हैं जो काफ़ी कारगर होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और खासकर एक्सरसाइज करने से पहले इनको जेल लगा के एक्सरसाइज करनी चाहिए या स्प्रे करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे एक्सरसाइज करने में दर्द कम होता है। और जो मरीज कहते हैं कि उनको उल्टी आने का मन करता है, चक्कर आते हैं, तो उनको उल्टी के लिए और चक्कर के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। बीटास्टिन है मेडिसिन, और ऑन्डनसेट्रोन है। और खासकर ये चीज ख्याल रखी जानी चाहिए कि जब चक्कर आ रहे हो तब हमें एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक मसाज भी एडवाइस करते हैं, कम लगाई जाती है, जो ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। और कुछ होते हैं कि हम आपकी गर्दन को सेट कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, वो नहीं करवाना चाहिए। और साथ के साथ हम प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस बताते हैं, और अगर उनसे आराम ना पड़े तो मिप्सी, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, जो एक पेन फिजिशियन पेन क्लिनिक में लगाता है, पेन सेंटर के अंदर, जिसे हम नर्व ब्लॉक्स भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि एक तकलीफ का नाम होता है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स। उसमें क्या होता है कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है
और जब आप उस जगह के ऊपर, मसल के ऊपर दबाएंगे, तो पेशेंट कहता है हाँ डॉक्टर साहब वैसे ही दर्द होता है। ट्रिगर का मतलब होता है बंदूक का ट्रिगर, कि दबा आप जहाँ रहे हैं, दर्द कहीं और हो रहा है। तो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो अपर बैक में भी हो सकते हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक और थोड़ा सा रिंच करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, फैन शेप मैनर में देते हैं। गर्दन में भी हो सकते हैं, और लोअर पार्ट ऑफ अपर बैक में भी हो सकते हैं, और कमर में भी हो सकते हैं। तो ये मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, और आमतौर के ऊपर हफ्ते में 2 बारी, 3 से 4 हफ्तों के लिए 5 से 6 इंजेक्शन लगते हैं, और मरीजों को अच्छा रिलीफ मिल जाता है। अगर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को गर्दन के अंदर नस अच्छी खासी दब गई है, MRI के अंदर अप्रूव होता है और दर्द खूब आ रहा है उनको बाजू के अंदर, जैसे हम रेडिकुलर पेन कहते हैं, तो सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन लगता है उनको। ये एक फोटोग्राफ है सर्वाइकल एपिड्यूरल की। सिंगल शॉट भी लगता है, और या फिर एक कैथेटर डाल के लगातार 3 दिन दवाई भी दी जाती है। ये पेन फिजिशियन OT के अंदर करते हैं। कंधों के दर्द के अंदर जो है, अगर बात करें तो गर्दन के बाद, तो पेन जॉइंट्स, जोड़ से भी आ सकता है, मसल से भी आ सकता है, और वसा से भी आ सकता है। और आमतौर के ऊपर मरीज को दर्द होती है, कमजोरी होती है, हाथ और कंधा चलाने में मुश्किल होती है, रोजमर्रा के काम करने के अंदर, कपड़े पहनने के अंदर दिक्कत होती है, और रात को भी सोते सोते भी अगर कंधा उस तरफ करवट ले लें तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। और एक यही टर्म जो है फ्रोजन शोल्डर, जिसके अंदर पूरा का फ्रोजन मीन जम गया सब कुछ, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट्स जो है किसी भी प्लेन के अंदर कंधे की नहीं हो पाती हैं। और यूजुअली ये एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज और थायराइड के साथ एसोसिएटेड होता है। और इनके अंदर पेशेंट्स के अंदर कुछ सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, जिसे हम शोल्डर हैंड सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए पहला ट्रीटमेंट है दवाइयाँ, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स 2 हफ्तों के लिए दे सकते हैं। और फिर साथ में फिजिकल थेरेपी भी, कंधों की एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेज, आर्म्स मूवमेंट एक्सरसाइजेज। अगर उनसे काम ना बने तो PRP का इंजेक्शन बड़ा कारगर है आजकल। अपने खून से बढ़िया कोई दवाई नहीं होती है, तो आपके अपने ब्लड से 18-20 ml लेके उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को जनरेट किया जाता है, और उसको इंजेक्ट किया जाता है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर उससे काम ना हो तो दूरबीन का ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। ये पिक्चर है PRP इंजेक्शन शोल्डर जॉइंट के अंदर। पेशेंट के अपने खून से ही 3 से 4 ml इंजेक्ट किया जाता है, और सारा जो तकनीक है वो ऑपरेशन थिएटर में होती है, स्टेराइल कंडीशंस के अंदर इमिडिएटली बनाया जाता है, और इमिडिएटली उसको कंसंट्रेट करके इंजेक्ट किया जाता है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन है, जो जिनको PRP का इंजेक्शन अगर नहीं लग पाए तो उसके अंदर। और कुछ लोगों को कंधे के अलावा थोड़ा बाजुओं में थोड़ा ऊपर भी दर्द होता है, तो उसके लिए सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक है। ये हम OPD में भी लगा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में भी लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन में देख के जहाँ नस दब रही है उसके पास जाके हम दवाई को छोड़ते हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व के आसपास। एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। अगर आपने देखा हो कि कई मरीजों के एक्सीडेंट के अंदर ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरी होती है, ये नसों का गुच्छा होता है जो आर्म्स की सप्लाई करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मरीजों की ताकत खत्म हो जाती है हाथ की, हाथ चल नहीं रहा और दर्द हो रहा है, तो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो हाथ ही काट दो। पर ऐसे तो हाथ नहीं काटा जा सकता, और अगर हाथ काट भी दें तो भी दर्द खत्म नहीं होगा, फिर कटे हुए हाथ में दर्द होगा, जिसे हम फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए हम, जो ब्रेन को अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होती है, उनके लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक मशीन है जिससे हम सिर्फ दर्द वाली नसों के फाइबर्स को ब्लॉक करते हैं। दर्द वाली नसों के फाइबर्स ब्लॉक होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। इसकी एप्लीकेशन CRPS, अपर लिम और लोअर लिम में ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक के अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, उसके अंदर बहुत कॉमन इसको यूज करते हैं। घुटनों के दर्द के अंदर, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जेनिकुलर नर्व ब्लॉक के अंदर हम इसको कॉमनली यूज करते हैं। कमर दर्द के अंदर, अगर रीढ़ की हड्डी के जोड़, जो जिसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं, उसके अंदर भी हम उसको जोड़ करते हैं मीडियल ब्रांच ब्लॉक के लिए। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह से PRP के इंजेक्शंस भी कंधे के अंदर भी लगते हैं, जहाँ रोटेटर कफ टीयर है वहां पे भी लगते हैं। घुटनों के अंदर बड़ा अच्छा रोल है, प्लांटर फेशियाइटिस के अंदर इसका रोल है, और डिस्क अगर जनरेट हो जाए, डीजनरेट हो जाए, तो उसके अंदर भी इसका रोल है। ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस की पिक्चर्स हैं।
कई बार एक पेशेंट कहता है जी मेरा तो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर लगाया, और 2 हफ्ते के बाद जब प्लास्टर उतारा तो मेरे तो सारे जो हैं हाथ के और या पाँव के उंगलियां टेढ़ी हो गई, इसके अंदर बाल गायब हो गए, चमड़ी जो है बड़ी चमकने लगी, है ना, लालीपन आ गया। इसको हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं। जैसे ये पेशेंट था, इसको हर वक्त फ्रैक्चर हुआ, 2 हफ्तों के बाद वो हर वक्त इसके ऊपर कपड़ा बांध के रखता था और ठंडा पानी गिरता रहता था, इतना इसको जलन होती थी। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसमें दवाइयों के अलावा, जिसमें गाबापेंटिन, प्रीगाबलिन, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से काम चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक होते हैं जो अपर लिम्ब की नसों के ऊपर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की मशीन में देख के इनका स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक दिया जाता है। थोड़ा साथ में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही थी गर्दन के दर्द की और कंधों की, पर एक तकलीफ होती है जिसके अंदर दर्द इधर मुंह के नीचे इस तरफ आता है, जिसे हम ग्रोसोफ्रिंजल नर्व कहते हैं, कि खाना खाने के अंदर, बोलने के अंदर, पानी छिड़कने के अंदर खूब दर्द होता है। तो इसके लिए ये ग्रोसोफ्रिंजल न्यूरल्जिया कहते हैं इसको। इसके लिए हम कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं मत पियो, खट्टी चीज मत खाओ, धुएं से दूर रहो, उबलती चीज मत लो। ठंडा चीज, उबलती हुई चीज, खट्टी चीज, धुएं से दूर रहो। और अगर दवाइयों से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए ग्लोसोफ्रिंजल नर्व ब्लॉक लगाया जाता है। अब हमने अब तक ये समझ लिया कि गर्दन और कंधे का दर्द होता क्या है, उससे क्या बचाव किया जाए और उसका क्या इलाज किया जाए, चाहे दवाइयों से, परहेज से, एक्सरसाइज से, चाहे मिप्सी से, जो इंजेक्शंस हैं। अब एक बार आप ठीक हो गए तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये दर्द दोबारा ना हो हमारे जीवन के अंदर। तो उसके लिए रेगुलर एक्टिविटी करनी चाहिए आपको। आपको गर्दन की और कंधे की एक्सरसाइजेज कम से कम 3 से 4 महीने करने चाहिए, ताकि आपकी गर्दन की मसल्स और कंधे की मसल्स स्ट्रांग हो जाएं। अपने वजन को आप अपने हाइट के हिसाब से मेंटेन रखिए, और बहुत ज़्यादा तनाव द्वारा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। और एक प्रॉपर स्लीप पोजीशन रखिए, जिसमें हम आमतौर के ऊपर कहते हैं कि तकिया जो है, गर्दन वाले मरीजों को हमारी एक खास आदत होती है, सलाह होती है, सिर के ऊपर वजन मत उठाइए, ठोडी ऊपर करके रखिए, सोते वक्त तकिया पतला लगाइए। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक करेक्ट पोस्टर है। करवट लेके सोइए। कंधे वाले मरीज डेफिनेटली, अगर नीचे वाले कंधे में दर्द है तो दूसरे वाले कंधे की तरफ करवट लेके सोते हैं। और ये इन अगर हम ये सब चीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर पोस्चर रखेंगे, और फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा, लैपटॉप मोबाइल के अंदर गर्दन ज़्यादा झुका के काम नहीं करेंगे, तो आपका जीवन के अंदर आपको कंधे का दर्द और गर्दन के दर्द से निजात मिलेगी। मैं समराइज करना चाहूंगा अपने ये चौथी लेक्चर्स की श्रृंखला को, कि पेन फिजिशियन का आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इंडिया के अंदर 99% पेन फिजिशियंस एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं, बेहोशी के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि दे आर वेल वर्स्ड विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटिंग पेन। और इनका रोल एज पेन फिजिशियन एक नेचुरल एक्सटेंशन है इनके प्रोफेशनल वर्क की। और जब हम क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट करते हैं पेन क्लिनिक और पेन सेंटर्स के अंदर, तो हर तरह का मरीज आता है, मंत्री से लेके संतरी तक, रिक्शा वाले से लेके मुख्यमंत्री तक, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। और चाहे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना हो, चाहे एडवांस्ड मिप्सी करनी हो, इमीडिएट इंजेक्शन लगाना हो या कुछ हफ्तों के बाद लगाना हो, ये सारे के सारी चीज़ें आपको अपने पेन सेंटर में करनी पड़ती हैं। और हम फ्यूचर जनरेशन की टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च भी बहुत कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यश कीर्ति के अलावा हजारों हजारों टनों की मरीजों की दुआएं मिलती हैं, जिससे आपका जीवन सकारात्मक हो जाता है। पेन मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी है। तो कभी भी आपको लंबे समय का दर्द हो, 2 या 3 महीने का, विजिट पेन सेंटर या पेन क्लिनिक्स, और अपने नज़दीक के पेन फिजिशियन से कंसल्ट करिए। क्योंकि पेन फिजिशियन का काम है ये दर्द वाली मटकी को फोड़ना। ये दही हांडी की फेस्टिवल की पिक्चर है, हम इसे कहते हैं ये दर्द की मटकी है। और ये तोड़ी जा सकती है मरीज की प्रॉपर हिस्ट्री लेके, उसको अच्छे ढंग से एग्जामिन करके, जो जरूरी जांचें हैं वो करवा के, और जल्दी से जल्दी मिप्सी करके, मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, तभी के तभी तभी ये मटकी दर्द की टूटेगी और
भारतीय जनता को दर्द से निजात मिलेगी। और ये एक कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच है जो अभी पिछले 4 हफ्तों में मैंने अपने साथ अपने अनुभव आपके साथ शेयर करी है। ये सिर्फ मेरे अपने नहीं हैं, मेरे अपने टीम के हैं, जो खुशी खुशी स्माइलिंगली दिन रात मरीजों के दर्द निवारण के अंदर अपना जीवन समर्पित करते हैं। इसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और ये हमारी ट्रेन टीम है। साथियों, जीवन के अंदर 3 मंत्र हैं जिसे हम अगर हम अपनाएं: ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और हार्ड वर्क। खूब मेहनत करें, सिंसियरली शिद्दत से मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें, तो फल हमेशा प्रभु अच्छा देते ही देते हैं। मैं अपना शीश नमन करता हूं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के कारण को, जिनके कारण आज मैं इतना काबिल बन पाया हूं कि मैं आपसे क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट की श्रृंखला के अंदर, जो हमारा एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है ओजोन फार्मास्यूटिकल के साथ सहयोग से, जिसके अंदर हमने क्रॉनिक पेन के बारे में, कमर दर्द के बारे में, कंधे के बारे दर्द के बारे में, गर्दन के दर्द के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में हमने बात करी है, और आगे भी हम बात करते रहेंगे आने वाले महीनों में। आज इन्हीं के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। और ये हमें मरीज ही कहते हैं कि वी हैव नॉट लॉस्ट फेथ इन गॉड, बट वी हैव ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम गॉड टू द मेडिकल प्रोफेशन। हमने भगवान में भरोसा कम नहीं किया है, पर हमने उसे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टरों के हवाले कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Quick for quick relief. Thank you so much, sir, for such an insightful session. और डॉक्टर नवीन सर, आप पिछले 2 महीने से अलग अलग पेन रिलेटेड टॉपिक्स पे हर एक सेशन में बहुत अच्छे से सबको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया है सर। और इस सेशन में भी सर कुछ हमारे ऑडियंस है जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं आपको वो सवाल पूछना चाहूँगा सर, अगर आप अलाउ करें तो वी कैन वी टेक 4-5 क्वेश्चन सर? प्लीज प्लीज गो अहेड। ओके सर, मिस्टर दिनेश पूछते हैं कि मैं आईटी वर्कर हूँ और मतलब 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पर पिछले 1-1.5 साल से मेरे नेक और अपर बैक में बहुत पेन रहता है। तो मुझे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि ये आगे और ना बढ़े? ये जितने भी हमारे आईटी के बंधु लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि इनवेरिएबली इनको 10 से 14 घंटे तक कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ता है मंडे टू फ्राइडे, और हर वक्त ऐसे ही गर्दन के अंदर करते रहना चाहिए। तो उनके लिए मेरी एक तो सलाह, जैसे मैंने अपने लेक्चर के दौरान बताया, कि अपनी कुर्सी को नीचे कर लीजिए ताकि आपकी गर्दन सीधी हो सके। दूसरा, हर 15 से 20 मिनट के बाद काम करते करते आप गर्दन को पूरा ऐसे और ऐसे घुमा लीजिए ताकि आपका पोस्टर चेंज हो सके। बीच बीच में आप चाहे फाइल उठाने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए अपना पोस्टर चेंज कर लीजिए। प्लस नेक की एक्सरसाइजेस 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को जरूर करिए। साथ ही साथ इंश्योर, क्योंकि सारा दिन कंप्यूटर के आगे काम करते रहते हैं, एसी के अंदर धूप मिलती नहीं है, तो विटामिन डी भी कम हो जाता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लीजिए। गर्दन की एक्सरसाइजेस को अच्छे ढंग से सीखिए और अपनी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, ताकि उम्र के साथ साथ जो तकलीफ बढ़नी है वो कम बढ़े और धीरे बढ़े, और जो तकलीफ है उसको भी अभी जो एट प्रेजेंट है वो घट जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रिकॉशंस भी, एक्सरसाइजेज भी, और एक जेल आप अपने पास टेबल के ऊपर या स्प्रे रख सकते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले उसको लगा लीजिए। पेन किलर्स की मैं ज़्यादा सेवन करने का सलाह नहीं दूंगा, और फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी वक्त के दर्द अब असहनीय हो रहा है, मसल्स बहुत स्टिफ हो गई हैं, बाजू में दर्द जा रहा है, तो नज़दीक के पेन फिजिशियन से कंसल्ट करिए, एक एक्सरे करवाइए और उसकी राय लीजिए। थैंक यू सर। सर, मिस्टर मनोज यादव पूछते हैं कि मुझे 3 महीने से फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं क्या कोई एक्सरसाइज घर में कर सकता हूँ जिससे स्पीडी रिकवरी हो? मिस्टर मनोज यादव पूछते हैं कि रोज मुझे फ्रोजन शोल्डर में समस्या क्या होती है कि एक्सरसाइज करते वक्त बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए पहले आपका दर्द खत्म होगा तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। दर्द के अंदर आपका कंधा चलेगा ही नहीं। तो दर्द कम करने के आपके पास कुछ तरीके हैं, जैसे शॉर्ट टर्म एनालिसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स, जेल लगाना, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक मसाज करना, टेंस लगवाना,
अगर उनसे काम नहीं चल रहा है तो अगर शुगर कंट्रोल में है तो इंट्रा आर्टिकुलर शोल्डर जॉइंट इंजेक्शन लगता है, सेफ है। अल्ट्रासाउंड की मशीन में या एक्सरे की मशीन में देख के लगता है। जब तक आपका दर्द कम नहीं होगा आप अपना कंधा नहीं चला पाएंगे। आपको अपना अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। इस हाथ से 1-2 किलो से ज्यादा वजन ना उठाइए। आधी बाल्टी, पौनी बाल्टी, पूरी बाल्टी मत उठाइए। ये वाली एक्टिविटी मत करिए, ऐसे कपड़े छालने वाली या जैसे बास्केटबॉल खेलने वाली ये वाली हाथ की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए आपकी। हाथ से भारी वजन ना उठाइए। अगर टेबलेट से पेन कम होता है तो एक्सरसाइज करिए। कंधा खुलेगा एक्सरसाइज से। अगर टेबलेट से काम नहीं बन रहा तो नजदीक के पेन फिजिशियन से जाके अपना इंट्रा आर्टिकुलर या सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक लगता है वो लगवा लेना चाहिए। मिस्टर सुनील पूछते हैं, माय मदर हैज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स और उनको डायबिटीज भी है ऑलमोस्ट 12 साल से। तो डाइट में कुछ स्पेशल प्रिकॉशन रखने चाहिए कि वो पेन में असर ना करे। देखिए, जो डायबिटीज की डाइट होती है हमारी उसको तो हमें पालन करना ही चाहिए ताकि हमारी खाली पेट शुगर 125 से ऊपर ना जाए। 90 से 125 के बीच में रहे। और खाना खाने के बाद वाली ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 150 160 तक जाए। तो शुगर की डाइट तो देखो हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे दर्दें बढ़ती हैं। कुछ पेशेंट्स हमें अपना अनुभव साझा करते हैं कि अगर हम चावल खाएं, ज़्यादा आलू खाएं, खट्टी लस्सी पिए, नींबू ज़्यादा लें तो हमारी दर्दें बढ़ती हैं। और डेफिनेटली इसके अंदर मलाई, क्योंकि माता जी बुजुर्ग हैं, तो मलाई उतार के दूध कम से कम आधा किलो रोज का, पाइया सुबह, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को, यानी 1 गिलास स्टील का सुबह, 1 गिलास स्टील का शाम को, ये दूध का उन्हें सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ दोपहर को अगर वो दही की शौकीन है तो 1 कटोरी दही भी खा सकती हैं। एक जो बड़ी मिथ्या है कि जी दूध दही खाने से दर्दें बढ़ती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध दही से दर्दें नहीं बढ़ती हैं। तो इनको खाने पीने के अंदर तो यही परहेज रखना चाहिए कि अपनी शुगर कंट्रोल में रखें और पौष्टिक आहार खाएं। जो भी घर के अंदर फ्रूट आ रहा है थोड़ी मात्रा में, क्योंकि शुगर भी है तो कुछ फ्रूट तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए जैसे अंगूर वगैरह हैं। पर जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, थोड़ा सा तरबूज ले लिया, एक फाड़ी खरबूजे की ले ली, सैलेड्स ले लिए, खीरा है, ककड़ी है, ये आजकल हैं तो इनको ले लेना चाहिए ताकि उनका पौष्टिक आहार बना रहे और उनकी नर्व्स को ताकत मिलती रहे। इस उम्र के अंदर हमें ये उम्मीद है कि वो सिर के ऊपर कोई वजन नहीं उठाती होंगी। साथ ही साथ जो जेंटल एक्सरसाइजेज हैं वो भी अगर करते रहेंगी तो उनकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। सो मिस्टर विष्णु कहते हैं कि उनको बाइक राइड से अपर बैक में भी पेन होता है, मतलब लोअर बैक में तो होता है पर कई बार अपर बैक और शोल्डर में भी पेन होता है। तो उसके लिए वो क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि वो कम हो जाए। देखिए, गर्दन का जो दर्द है, सर्वाइकल का जो दर्द है, वो सिर्फ गर्दन में और बाजुओं में नहीं जाता। वो यहाँ साइड में भी आ सकता है, इधर फेस पे भी आ सकता है, दांतों में भी आ सकता है, और अपर बैक में भी जा सकता है। तो गर्दन के लिए जो परहेज है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि आपने अपनी ठोड़ी थोड़ी सी ऊपर करके रखनी है। सिर पे वजन नहीं उठाना है। ज़्यादा देर नीचे झुक के काम नहीं करना है। कोशिश करिए कि गर्दन सीधी रख के काम करिए। अगर काम करते करते थोड़ा टाइम नीचे हो जाए तो गर्दन को ऐसे और ऐसे घुमाना है। और जो गर्दन की फिजियोथेरेपीज हैं बहुत कॉमन है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि अपना हाथ आपने ऐसे पीछे रखना है, ऐसे 10 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 सेकंड यूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कंध हाथ आगे दबाएगा, सिर पीछे दबाएगा, काउंटर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बारी करनी है। फिर गर्दन इधर, हाथ इधर, इसको प्रेस करना है, काउंटर लगाना है, 10 सेकंड के लिए 10 बारी, फिर इधर 10 सेकंड के लिए 10 बारी, माथा आगे हाथ पीछे, 10 सेकंड के लिए 10 बारी, फिर पीछे 10 सेकंड के लिए 10 बारी, और थोड़े नीचे ऊपर 10 बारी। तो ये एक्सरसाइज तो गर्दन की है। कंधों के लिए ऐसे सीधा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, ऐसे करिए। पुराने जमाने में मुसल उठाते थे, मुसल, गंडासा या शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेस, और नमस्ते। एक होती है वॉकिंग द वॉल, दीवार के साथ खड़े हो जाइए और हाथ को पूरा का पूरा
ऊपर ले जाइए, ऐसे दोनों हाथों करना चाहिए। और अपने नजदीक के फिजियोथेरेपिस्ट से जाके कंसल्ट भी कर सकते हैं, और उनके सुपरविजन में आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर लंबे समय का दर्द हो जाए तो उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जितना हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको ठीक करना एक पेन फिजिशियन के लिए, अगर सपोज एक मिप्सी से, एक मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन से पेन फिजिशियन आपका ठीक कर सकता है, तो अगर लंबे समय का दर्द हो जाएगा तो उसको एक नहीं 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर सही समय पे हम क्योर करें तो वो इफेक्टिव भी होता है और जल्दी भी होता है। सर वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सर, मिस्टर विक्रम पूछते हैं कि मेरा उठने बैठने में या शोल्डर मूव करने में हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आती हैं, एंड आई एम हम्म। जस्ट 45 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ये 2 चीजें हो सकती हैं। कई बार तो एक इनहेरेंट बॉडी की नेचर होती है कि आपके जो कोई भी जॉइंट्स की मूवमेंट करोगे तो चटकने की आवाज आएगी। अगर ये आपके बचपन से, फिर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर अब आपकी ये चटकनी शुरू हुई है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। जब भी कोई 2 हड्डी आपस में यूं टकराएंगी तो उसके अंदर चटकने की आवाज आ सकती है, थोड़ा सा चूरा ज्वाइंट के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए जो हमने पिछले 4 हफ्तों के अंदर, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूंगा कि जो प्रिकॉशंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। गर्दन और कंधों की तो मैंने अभी बात करी है। घुटनों के लिए नीचे उकड़ू आलती फालती चौकड़ी मार के मत बैठिए, सीढ़ी कम से कम चढ़िए। कमर के लिए आगे झुक के कोडा मुदा होके काम मत करिए, भारी वजन मत उठाइए और जमीन पे मत बैठिए। देखिए, कुछ चीजें 40 साल के बाद हमें ये चीजों को अपने जीवन का एक बना लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम मोटे हैं, वजन ज्यादा है हमारी हाइट के हिसाब से, तो डेफिनेटली हमें घी चीनी मक्खन कम करके और सैर शुरू करके वजन भी कम करना चाहिए। पौष्टिक आहार के अंदर जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स, सैलेड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए। एक अच्छा पोस्चर बनाना चाहिए, चाहे वो काम करने का हो और चाहे वो आराम करने का हो। तनाव मुक्त रहने के लिए हमें थोड़ी सी मेडिटेशन भी करनी चाहिए। जरूरत आने के ऊपर पेन फिजिशियन से सलाह लेके अपने आप को चेकअप भी करवाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट भी करवाना चाहिए, और पेन किलर कम से कम खाने चाहिए। और जरूरत पड़ने के ऊपर पेन फिजिशियन से पेन सेंटर में जाके अगर कोई वो इंजेक्शन की सलाह देता है तो वो लगवा लेने चाहिए। इंजेक्शन सेफ हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हैं, और ये जो मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस होती हैं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से ही एक्सपर्ट द्वारा मशीन में देख के दी जाती सो थैंक यू सो मच सर, लास्ट 2 महीने की जो जर्नी थी वो बहुत एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव दोनों थी। सो आई वुड लाइक टू हैंड द सेशन ओवर टू मिस्टर शाहिद, द प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, फॉर अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। शाहिद सर, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Naveen. And really, last 2 months, not only consumer participant, even we as a professional learns to what the precautions, even day-to-day daily life. And this is very, very helpful for all of us. Especially आपका feedback जो मैंने डॉक्टर दीपक के पास थ्रू डिजिटल विच वी रिसीव, इवन माउथ एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा है कि डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिया, जो एक इजी लैंग्वेज के अंदर कंज्यूमर जो समझ सकता है उसको बताया, वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड लोगों ने एक दूसरे को रिफर किया कि ये प्रोग्राम होता है और इसमें डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर दीपक, अगर किसी को डॉक्टर नवीन के पास पहुंचना हो तो उनका डिटेल जरूर शेयर कर लेंगे। एंड दिस प्रोग्राम वी विल लव टू कंटिन्यू, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली डॉक्टर साहब फिर करेंगे। एंड आपने जो 2 महीने हमको अपडेट दिया, अपग्रेड किया एंड कंज्यूमर को, ऑन बिहाफ ऑफ ओजोन, on behalf of respected CMD and sales director and my entire team, Dr. Deepak, Dr. Urvi, Dr. Medico marketing team and Shruti and team, वंडरफुल प्रोग्राम। इवन संडे को भी हमने एंजॉय किया अपनी वर्किंग को, कि एक किसी भी तरीके से दर्द बाट कम करने में हम मदद कर सकते हैं। आपके सेशन ने इस जर्नी को बहुत सक्सेसफुल किया है। थैंक यू सो नाइस। है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और
हम जल्द ही दूसरी श्रृंखला के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। मैं अपनी पूरी आस पेन मैनेजमेंट टीम की तरफ से डॉक्टर अमित राणा, डॉक्टर नेहा सिन्हा और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर आखी मल्होत्रा की तरफ से आप सबको एक दर्द रहित जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। और अगर फिर भी कुछ ऐसी भगवान ना करे दिक्कत आए कि आपका दर्द ठीक नहीं होता, तो रोहतक के सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही आस पेन मैनेजमेंट सेंटर है, आप वहां पे आके सलाह ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, everyone.